प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के यूट्यूब सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बुआ। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी सीएचएसएल सेट 1। ये एसएससी सीएचएसएल के टियर 1 का पहला सेट है और इस सेट का जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को पीडीएफ पहले चाहिए तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है लर्न इंग्लिश, वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपने मार्क्स ज़रूर बतलाइए और अगर किन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर डिस्कशन और सेट तो आपके पास जा ही रहे हैं। चलिए तो पढ़ाई को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। एसएससी सीएचएसएल सेट 1 का डिस्कशन है बुआ जी, बहुत पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत फायदेमंद डिस्कशन होने वाला है। चलिए हम लोग आते हैं बुआ जी क्वेश्चन नंबर 1 पे। ध्यान से देखा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बुआ जी, ध्यान से देखा जाएगा, सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस का हम लोग को पैसिव फॉर्म निकालना है। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। देखिए पैसिव का जब भी क्वेश्चन आए ना बुआ जी तो सीधा वर्ब को देखिएगा। अच्छा वर्ब क्या लिखा हुआ है, कीप्स। अच्छा कीप्स वर्ब का कौन सा रूप है बुआ जी, ये वर्ब का 5वां रूप है। वर्ब के 5वें रूप का पैसिव कैसे बनता है बुआ जी, इज, एम या आर प्लस वर्ब 3, ये फिक्स होता है। यही वर्ब के 5वें रूप का पैसिव बनता है। तो अब आप देखिए कि इज, एम, आर प्लस वर्ब 3 किस में लिखा हुआ है, यहाँ तो वाज प्लस वर्ब 3 लिखा है, इसको काट दीजिए। यहाँ तो आर बीइंग लिखा है, बीइंग तो इसमें नहीं आएगा तो काट दीजिए। अच्छा हैज़ बीन कैसे आएगा, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा देखिए इज प्लस वर्ब 3 लिख दिया, सिंगुलर है तो इज आ गया। अब एक ही ऑप्शन ही है, इज प्लस वर्ब 3 लिखा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इजिली आंसर बन गया, समझ में आ गया। कभी भी अगर वॉइस आपको एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आए तो आप चुपचाप उसके वर्ब पे फोकस करेंगे, सवाल आपका बन जाएगा बिना किसी टेंशन के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। सीधा वर्ब देखेंगे कि वर्ब 5वां का क्या बनेगा, इज, एम या आर प्लस वर्ब 3, इज प्लस वर्ब 3 मिल गया, एक ही ऑप्शन ही है, आंसर लगा दिए, टेंशन खत्म। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखा जाए, भाई साहब का क्या हालचाल है। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इनका हम लोग को साइनो चाहिए बुआ जी। देखिए वर्ड आपके पास ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का बुआ जी अर्थ होता है आवश्यक या जरूरी। आवश्यक, इसको आप कैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑब्लिगेटरी तो ऑब्लिग, तो ऑब्लिग बिग का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो बड़े लोगों की बात माननी क्या होती है, जरूरी होती है, आवश्यक होती है। तो जरूरी या आवश्यक को आप ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं। अच्छा एग्रेसिव तो बुआ जी हो जाता है भड़काऊ या हिंसक, तो ये तो इसका कभी भी नहीं होगा साइनो। अच्छा मैंडेटरी का अर्थ होता है बुआ जी जरूरी या आवश्यक। मैंडेटरी का भी अर्थ वही होता है, तो इसका साइनो हो सकता है। अच्छा यूजलेस तो होता है बेकार, ये तो कभी इसका साइनो नहीं होगा। और रेकलेस भी वही होता है बेकार या बकवास, ये कभी इसका साइनो नहीं होगा। तो श्योर है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 यानी कि मैंडेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का साइनो क्या हो गया, मैंडेटरी। दोनों का अर्थ क्या होता है, जरूरी या आवश्यक। तो इसका भी आंसर 2 हो गया, क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ वर्ड्स को याद कर लीजिए, वो बहुत फायदा करता है, वर्ड्स तो याद करना बहुत जरूरी है ही। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं बुआ जी। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्वेश्चन साफ साफ दिखना चाहिए। चलिए ध्यान से देखा जाएगा, इसमें हम लोग को सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बुआ जी। ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन अंडरलाइन है, क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखे होंगे, ठीक है। ये वाला सेक्शन एग्री विथ द प्रपोजल, इसको अंडरलाइन किया गया है। अच्छा ये इस सवाल को बनाने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन का, तो उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। अब देखिए मैंने बिल्कुल यही वर्ड बतलाया था एग्री, उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था बुआ जी कि जो एग्री वर्ड है, एग्री के साथ 3 प्रीपोजिशन आते हैं। पहला विद, दूसरा ऑन, तीसरा टू। एग्री के साथ 3 ही प्रीपोजिशन का यूज होता है।
एग्री विद, एग्री ऑन और एग्री टू। अब जरा नियम को रिवाइज कीजिए। एग्री विद के बाद लिविंग यानी कि सजीव होना चाहिए, एग्री ऑन के बाद नॉन लिविंग, और एग्री टू के बाद व्यू का इस्तेमाल होता है, जैसे एग्री टू योर व्यूज होता है। मतलब ये दोनों नॉन लिविंग है। एग्री टू के बाद व्यू या विचार दिखाने वाले वर्ड होते हैं, एग्री ऑन के बाद नॉन लिविंग होता है। तो और एग्री विद के बाद लिविंग होता है। अब देखिए विद के बाद क्या लिखा है, द प्रपोजल। अच्छा, प्रपोजल सजीव है या निर्जीव है? तो प्रपोजल तो निर्जीव है, तो निर्जीव है तो विद तो नहीं होगा, मतलब इस लाइन में गलती तो है। तो नो इम्प्रूवमेंट को पहले काटेंगे कि भाई इम्प्रूव तो करना है, गलती तो है। अब या तो ऑन होगा या टू होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑन है, यहाँ बाई है, यहाँ टू है। एग्री के बाद बाई तो कभी लगता ही नहीं है, तो पहले ये 3 नंबर ऑप्शन काट दिया जाए। ये भाई साहब भी आंसर होने वाले नहीं है। अब या तो ऑन होगा या टू होगा। अब देखिए नियम से अगर आप चलेंगे तो ऑन प्लस नॉन लिविंग होता है, तो ऑन भी, यहाँ ऑन ज़्यादा सही है। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ए प्रपोजल लिखा है और यहाँ द प्रपोजल लिखा है। अब ये आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया कि वहाँ ए प्रपोजल होगा या द प्रपोजल होगा। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से, आप इस लाइन को समझिए। ए कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, बउआ 2 मिनट में समझाएंगे, हमेशा याद रहेगा। छोटा सा नियम है, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। इस लाइन को पढ़ के ऐसा लगेगा कि मैंने और मेरे किसी दोस्त ने, 2-4 आदमी ने मिलके कोई एक प्रपोजल किसी डायरेक्टर को दिया है। अब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम लोग बजट को एक्सीड नहीं किए होंगे तो डायरेक्टर बजट को पास कर देगा, अप्रूव कर देगा। तो किस बजट की बात हो रही है ये तो हम दोनों को पता है, क्योंकि वी लिखा हुआ है, हम लोगों ने मिलकर प्रपोजल बनाया है। तो अगर जिस प्रपोजल के बारे में बात हो रही है, बोलने वाला के दिमाग में भी वही इमेज है और सुनने वाले के दिमाग में भी वही इमेज है, तो वहाँ द लगाया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। समझने वाली बात है बउआ जी, ध्यान से अगर इस बात को सुन लेंगे ना तो कभी भी ए एंड द में गलती नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, किसी रोड पे खड़ा हूँ, कोई व्यक्ति आए और मुझसे पूछा कि आसपास में कोई पोस्ट ऑफिस है। मैंने कहा हाँ पास में है। तो उन्होंने पूछा इज देयर ए पोस्ट ऑफिस नियर बाई। अच्छा, ए पोस्ट ऑफिस क्यों? मैं तो पोस्ट ऑफिस को जानता हूँ, मेरे दिमाग में उसका इमेज है, लेकिन जो पूछ रहा है उसके दिमाग में तो उसका कोई इमेज नहीं है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है कि वो पोस्ट ऑफिस कैसा दिखता है। तो उन्होंने पूछा इज देयर ए पोस्ट ऑफिस नियर बाई, क्योंकि उनके दिमाग में इमेज नहीं है। अब वो पोस्ट ऑफिस गए और वो घूम के वहां से आ गए। तो अब मैं उनसे पूछूंगा हाउ वाज द पोस्ट ऑफिस। क्यों? क्योंकि अब वो उस पोस्ट ऑफिस से घूम के आ गए हैं, उनके दिमाग में भी उसी पोस्ट ऑफिस का इमेज है और मेरे दिमाग में भी उसी पोस्ट ऑफिस का इमेज है। तो अगर बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के दिमाग में एक ही वस्तु का, एक ही स्थान का फोटो हो, इमेज हो, तो वहाँ द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपस में बात कर रहे हैं, ये 2 या 3 जो भी व्यक्ति होंगे, ये सभी एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये सभी एक दूसरे को जान रहे हैं कि किस प्रपोजल के बारे में बात हो रही है। लाइट फ्लक्चुएट कर गया, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे जब ये सभी एक दूसरे को समझ रहे हैं बउआ जी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ए लगेगा या द लगेगा। आंसर क्या लगेगा? द। आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा बउआ जी? 4। एग्री टू द प्रपोजल। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आंसर 4 को टिक कर देना है। आंसर शुड बी 4th। क्लियर है? चलिए लाइट फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है बउआ जी, समय दिया जाए। शुरू हो गया, सॉरी कुछ लाइट का इशू हो गया था। चलिए तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th, एग्री टू द प्रपोजल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सवाल था, ये सवाल बहुत बेहतर है। ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल का मिला जुला क्वेश्चन है, जिसको समझ में आएगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो तुक्का लेके आंसर लगा ही लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखा जाए ध्यान से। दिख रहा है बउआ जी? सबको दिखना चाहिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आ रहा है वीडियो। चलिए बहुत अच्छा, फैंटास्टिक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए दिया है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है बउआ जी।
वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव। अच्छा देखिए गलती क्लियर है यहीं पे, सीधा सा नियम होता है बउआ जी, वन ऑफ द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, सीधा सा नियम है, बेसिक नियम है। तो जब आप वन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दिए तो इसके बाद जो आपका वर्ब रहेगा ये सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब कहने का अर्थ बउआ जी क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। तो ये हैज होना चाहिए, तो गलती यहीं पे है, तो हैव बीन सिलेक्टेड वाला भाग टिक कर देंगे क्योंकि एरर किस में है, हैव बीन सिलेक्टेड में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। और फिर लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, वीडियो बनाने में बहुत कष्ट है। चलिए क्लियर है। आज लाइट का बहुत फ्लक्चुएशन का इशू है, सो वीडियो को मैं ये बहुत लगातार मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा था बट बार बार फ्लक्चुएट कर जा रहा था और अभी भी वही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ाई तो होनी ही चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर है बउआ जी, 2 आंसर हो गया। चलिए इसको मैं पहले डिलीट कर दूं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। चलिए देखा जाए, बहुत बेहतर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस अरेंजमेंट, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग सभी वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो काफी फायदा हुआ होगा उसके अप्रोचेज में भी। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखा जाएगा, सबसे कमजोर बिंदु ढूंढा जाए। कमजोर बिंदु क्या होता है, कुछ भी ऐसा जिससे आपको सपोर्ट मिल जाए। अब सपोर्ट मुझे यहाँ कहाँ मिल रहा है, दिस चेंज, ध्यान से देखा जाए। अच्छा दिस चेंज कब लिखेगा, जब पहले कभी चेंज लिखेगा तब तो दिस चेंज लिखेगा। जैसे दिस बॉय कब लिखेगा, जब पहले कहीं बॉय लिखेगा तब तो दिस बॉय लिखेगा। दिस प्रॉब्लम कब लिखेगा, जब पहले कहीं प्रॉब्लम लिखेगा तब तो दिस प्रॉब्लम लिखेगा। तो श्योर है कि दिस चेंज है तो पहले कहीं चेंज होना चाहिए। अच्छा चेंज कहाँ लिखा है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ है चेंज, कहीं और चेंज लिखा है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, ध्यान से देखा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है द चेंज। ठीक है, अब ये आपको ध्यान से रखना है कि हम लोग को यहाँ पे लिखा है द चेंज और यहाँ पे लिखा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। अब इस बी का पेयरिंग किससे होगा, तो इस या तो श्योर है कि पहले सी के बाद बी आएगा या डी के बाद बी आएगा। अब देखते हैं बी किसके किसके बाद है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए कि बी सी का पेयरिंग, ध्यान से देखा जाएगा बी सी का कहाँ है। अच्छा सी बी दिख रहा है यहाँ पे, सी बी यहाँ दिख रहा है, हो सकता है। अच्छा कहीं और आपको डी और बी भी दिख रहा है, बी डी तो कभी नहीं होगा, काट दिया जाए। अच्छा यहाँ पे डी और बी लिखा है, डी के बाद बी, ये हो सकता है। अच्छा यहाँ पे बी शुरुआत में, तो कभी नहीं होगा, यानी आंसर या तो 1 होगा या 3 होगा। ध्यान से देख लीजिए, या तो मैंने सी और बी ले लिया या मैंने डी और बी ले लिया, क्योंकि पहले चेंज होगा उसके बाद ना दिस चेंज होगा। अब ध्यान से आपको देखना है कि आंसर कौन होगा। यहाँ पे बी है बउआ जी आपका लास्ट लाइन, और बी में क्या लिखा है, इन 2 वेज। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। तो 2 वेज के बाद ही ना बउआ जी फर्स्ट और सेकेंड आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ फर्स्ट और यहाँ क्या है, सेकेंड है। ध्यान से देखिए 2 वेज है ना, उसका यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड लिखा है, तो श्योर है कि पहले बी आएगा उसके बाद डी आएगा। तो बी और डी वाला ऑप्शन कट गया, तो आंसर क्या हो गया, सी बी डी ए। इजिली बन गया, आराम से। पूरा पढ़ के भी बनाते तो भी यही आंसर आता, ग्रामर को कैच करके बना देंगे तो भी यही आंसर आएगा, इजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, आंसर जरूर मैच करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बउआ जी 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस। अच्छा हेल्प को क्या करना होगा, हेल्प करना होगा, मदद देना होगा। तो यहाँ पे सबसे बेहतर वर्ड कौन सा, एक्सर्ट। एक्सर्ट का अर्थ ताकत लगाने में इस्तेमाल किया जाता है, एक्सर्ट फोर्स, एक्सर्ट प्रेशर। तो एक्सर्ट का अर्थ होता है इम्पोज, थोपना, ताकत लगाने के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। हेल्प कभी एक्सर्ट नहीं करते हैं, जबरदस्ती के सेंस में एक्सर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कंट्रीब्यूट, हेल्प, अच्छा कंट्रीब्यूट कर होता है योगदान देना, पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेल्प कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ऐसा थोड़े बोलेंगे 2% आप हेल्प कीजिए 2% हम हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं। पैसा 5 आदमी मिलकर दे सकता है, लेकिन आपने 1 भी रुपए दे दिया तो दैट वाज अ हेल्प, वो कंट्रीब्यूशन हेल्प को नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा।
रेंडर, रेंडर का अर्थ ही होता है सहायता करना, याद कर लीजिएगा। याद कैसे कीजिएगा, वेंडर, वेंडर क्या करता है, जैसे अभी तो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो वेंडर क्या करता है, हमारे घर आके हम लोग को सब्जी दे देता है, आलू दे देता है, प्याज दे देता है, तो वो जो हम लोग को देता है तो क्या करता है, सहायता करता है। तो वेंडर सामान दे के हमारी क्या करता है, सहायता करता है। तो वेंडर क्या करता है, रेंडर करता है, मदद करता है, याद कर लीजिएगा तो बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 3। और डोनेट, हेल्प को कभी डोनेट नहीं करते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर सकते हैं, पैसा डोनेट कर सकते हैं, हेल्प कभी डोनेट नहीं होता है बुआ जी। तो सबसे बेहतर आंसर क्या हो जाएगा, रेंडर। रेंडर कैसे याद कर लेंगे, वेंडर से। वेंडर क्या करता है, मदद करता है। तो मदद डिलीवर करना या कुछ भी देना, डिलीवर करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंडर कहते हैं। याद हो गया। चलिए इसका आंसर हो गया 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आज वोल्टेज कसम खाया है, पढ़ाने नहीं देंगे, वीडियो नहीं बनाने देंगे, बहुत देर से परेशान किया है। चलिए सही है, शुरू कर दिया जाए। बहुत कष्ट है बुआ जी। चलिए ध्यान से देखा जाए, वीडियो में आ रहा है। अरे यार, इतना टी आवाज करेगा। चलिए सही है, ये कॉम्प्रिहेंशन है बुआ जी। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में भरना है, कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल। दिख रहा है सबको, वीडियो में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, क्लियर कट तो आ ही रहा है। कम्युनिकेशन प्लेज अ डैश रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो सबको पता होगा, क्योंकि बेटर कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री के आगे ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो बेटर नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। कॉम्परेटिव डिग्री के पहले ए अथवा एन का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एक रेयर कंडीशन में द का प्रयोग होता है, रेयर कंडीशन में द का प्रयोग होता है, मैं एडजेक्टिव के वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। अच्छा, टोटल रोल तो नहीं होगा। वाइटल का अर्थ होता है इंपॉर्टेंट, तो वाइटल हो सकता है, तो वाइटल का एक है। अच्छा, लाइफलेस रोल थोड़े होगा इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। कम्युनिकेशन तो जरूरी है ना, तो कम्युनिकेशन के लिए लाइफलेस का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइटल। वाइटल का अर्थ क्या होता है, इंपॉर्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो 7 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे क्या भरेंगे, वाइटल। वाइटल यानी क्या होता है, इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल से सबका सही होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 में हम लोग को भरना है ब्लैंक 2 को भरना है ना, तो सीधा ब्लैंक को भरते हैं। इट कैन बी लर्नड बाई आवर डैश एफर्ट्स। अच्छा, कैसे एफर्ट्स से हम लोग इसको सीख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। लर्न का होता है सीखना, कैसे एफर्ट से सीख सकते हैं, तो बहुत अच्छा एफर्ट लगा के सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्शस और अनक्लियर। देखिए कितना आसान सवाल है, आपसे आराम से बन जाएगा। देखिए इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों सीखते हैं किसी लैंग्वेज को, कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको कैसा अप्रोच लगाना पड़ता है, कैसा एफर्ट लगाना पड़ता है। आपको इंपॉर्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है, कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्शस। आपको क्या रहना पड़ता है, कॉन्शस। आपको जागरूक रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट आने वाला है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। कौन सा पॉइंट सीखेंगे मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर वर्ड कौन सा है, कॉन्शियस। क्या लगा सकते हैं, कॉन्शियस, सचेत या जागरूक यहाँ के लिए सबसे बेहतर वर्ड है। सबसे बेहतर वर्ड कौन सा है, सचेत या जागरूक। तो सब, और कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो गया, विरोधाभास, वो तो यहाँ होगा नहीं। अनक्लियर तो हो गया, जो क्लियर ही नहीं है। और इंपॉर्टेंट यहाँ सूट नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंट एफर्ट्स नहीं होता है। इंपॉर्टेंट तो कोई भी चीज, एफर्ट तो सारा एफर्ट तो इंपॉर्टेंट ही होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्शियस। कोई भी चीज सीखने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, सचेत, कॉन्शियस, जागरूक रहना पड़ेगा। तो बेहतर आंसर क्या हो जाएगा, 3rd यानी कि कॉन्शियस। आंसर मैच कर लीजिएगा। किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो वो भी जरूर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास बउआ जी, दिख रहा है, हाँ वेरी गुड, आ तो रहा है वीडियो में। चलिए हम लोग को ब्लैंक 3 भरना है। ब्लैंक 3 दिया है, टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश टू रीड। अरे यार, वोल्टेज। क्लियर। चलिए बेहतर, आज का वीडियो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वीडियो है मेरे लिए भाई। वोल्टेज इतना परेशान किया बउआ जी, क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, टुडे, ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी। टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डैश
टू रीड, राइट एंड स्पीक। जब आप ये देखते हैं रीड, राइट एंड स्पीक, तो सबको एक कीवर्ड लगेगा एबिलिटी, क्योंकि एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक होता है लिखने बोलने की क्षमता। फैसिलिटी, लिखने का फैसिलिटी थोड़े होता है, फैसिलिटी तो एसी हो गया, ठीक है, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, ये फ्लक्चुएट करता हुआ लाइट हो गया, ये सब फैसिलिटी है। वैरायटी तो होता है, जैसे कपड़ों में वैरायटी होती है, खाने में वैरायटी होती है, बहुत सारे जो अलग अलग वैरायटी होते हैं। और एजिलिटी का अर्थ होता है फुर्तीला या चपलता, ठीक है। एजिलिटी जो एक्टिवनेस होता है उसको कहा जाता है। तो एबिलिटी होगी लिखने या बोलने की क्या होती है, क्षमता होती है, दक्षता होती है। तो एबिलिटी यहाँ सबसे बेहतर वर्ड है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबका सही होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग अपना मार्क्स जरूर बताइएगा। तो आप लोग तो कसम खा लिए हैं कि मार्क्स नहीं बताएंगे, चाहे मास्टर कितना भी चिल्ला ले, मार्क्स बताया कीजिए। बहुत कम लोग मार्क्स बताते हैं। एक पूजा कुमारी का मार्क्स रेगुलर आ रहा है, फिर आज एक यश बाबू का मार्क्स आया है, इन्हीं लोग का मार्क्स आता है। चलिए पूरा आ रहा है, हाँ नहीं 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 नहीं, लास्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनको ऊपर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखा जाएगा लास्ट में से। अच्छा चलिए पहले एक एक करके बना लेते हैं, पहले 10th बना लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बना लेंगे। चलिए ध्यान से देखा जाए। 10 नंबर जो सवाल है, हम लोग को ब्लैंक किस में भरना है, 4 में भरना है। देखिए दोनों ऑप्शन यहीं पे है, ये 10 नंबर का और ये 11 नंबर का। 4th में दिया हुआ है, ठीक है, बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन। देखिए बउआ जी ये समझना है पड़ेगा, थोड़ा मैं समझा दूंगा तो बहुत फायदा होगा आप लोग को। 2 मिनट के लिए समय आप दीजिए और थोड़ा सा चीज को समझना शुरू कीजिए। यहाँ पे 2 मिनट के लिए टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। हाँ चलिए टू का प्रयोग पहले समझिएगा, ध्यान से देखा जाएगा। टू का प्रयोग कहाँ करते हैं बउआ जी, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सीखिएगा। देखिए जब भी ये एक पॉइंट है, कोई भी ध्यान से देखा जाएगा, ये कोई एक बिंदु है, ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे जाने का चर्चा होगा, ठीक है। सही है, चलिए इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे जाने का चर्चा होगा, तब टू लगता है ग्रामर में। जैसे गोइंग टू दिल्ली या कहीं और, ठीक है, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की चर्चा हो। अब जो भी वर्ड यहां से यहां तक ये इमेज आपके दिमाग में ला देगा, उसमें टू लगा देंगे। जैसे स्ट्रेच, STREACH, तो स्ट्रेच यानी क्या होता है, यहां से यहां तक खींचना, तो स्ट्रेच के बाद भी टू लगेगा। अच्छा एक्सटेंड आ रहा है, नहीं वीडियो में कट रहा है, थोड़ा सा वीडियो को ऊपर से नीचे की ओर लाना होगा, ध्यान से। चलिए ध्यान से देखा जाएगा। एक्सटेंड के बाद भी क्या लगेगा, टू लगेगा, क्योंकि देखिए सब बढ़ाने वाला वर्ड है। गोइंग टू, स्ट्रेच टू, ठीक है, एक्सटेंड टू, सब में टू लगेगा। अब उसी तरह आप ध्यान से देखा जाएगा, बैरियर कहाँ होता है, ठीक है, समझिएगा। मानिए बउआ जी, मानिए कि आप सड़कों पे जा रहे हैं, आप, ठीक है, आप मानिए बउआ जी कि आप रोड पे जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बउआ जी। मानिए बउआ जी कि आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, इस रोड पे जा रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन यहाँ पे है और यहाँ रास्ते में बैरियर लगा हुआ है और आप यहाँ हैं। तो यही चीज़ ना, ये जाने के क्रम में ही दिखला रहा है ना। तो बस ये दिमाग, ये आप ये वाला इमेज ध्यान में रखिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वैल्यूएशन से इजी वे में आप देखिएगा। हैंड राइटिंग ऊपर आ गया। चलिए तो आप यहाँ देखिएगा, साफ तौर पे लिखा हुआ है बैरियर्स डैश कम्युनिकेशन। तो बस ये आप सोच लेंगे कि आखिर में ये जो डेस्टिनेशन है ये क्या है, कम्युनिकेशन है। ध्यान से, डेस्टिनेशन है ये क्या है, कम्युनिकेशन है, और ये बैरियर ही यहाँ से यहाँ तक है। तो जो अवरोध है, इसलिए अवरोध के लिए वहां पे सबसे अच्छा वर्ड हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अच्छा वर्ड हमारे पास हो जाएगा टू। अच्छा वर्ड कौन सा हो जाएगा, टू। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 10 नंबर में, तो आंसर क्या लगा देंगे, 10 नंबर में आंसर क्या लगा देंगे, टू, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है। अब चलिए जब ये हो गया तब हम लोग आते हैं बुआ जी अगले पे 11 नंबर को बनाते हैं। देखिए 11 नंबर बनाना आसान है। यहाँ पे
ब्लैंक नंबर 5 हम लोग को भरना है। दिया गया है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डैश दिस बैरियर्स। अब फिर ध्यान से बात को समझिएगा, फिर समझना बहुत आसान है। देखिए प्रीपोजिशन समझना बहुत ईजी होता है। ध्यान से देखिएगा, जो मैंने इमेज बनाया था वही इमेज मैं दोबारा बना रहा हूँ। ध्यान से मानिए कि ये है आपका डेस्टिनेशन और यहाँ पे बउआ जी लग गया बैरियर। अच्छा, हम लोग इधर से जाते हैं तो क्या करते हैं, इस बैरियर को पार करके चले जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। अब आप सोचिए, मानिए कि ये एक दीवार है और इस दीवार को आप यहाँ से जंप करके चल जाएंगे तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी चीज़ को जंप करके हम लोग पार कर जाते हैं तो ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो बस यही चीज़ दिमाग में रखिए और सवाल को देखिए बन जाएगा। सभी सवाल का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर वहाँ पे ओवर तो ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसको पार करेंगे। तो सबसे बेहतर सा वर्ड कौन है हमारे पास, ओवर कम। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बउआ जी, आंसर हमारे पास हो गया ओवर कम और आंसर बन के क्लियर हो गया। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ओवर कम। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए ध्यान से, आ रहा है कैमरा में पूरा। चलिए बेहतर, वेरी गुड, आना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, अंडरलाइन सेगमेंट इसमें कहाँ पे है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट मेरे ख्याल से जो दिया गया था क्वेश्चन, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, यहाँ पे दिया गया है ये सेक्शन अंडरलाइन है। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पे क्या लिखा है बुआ जी, एज वेल एज। तो सीधा सा एक नियम याद कर लीजिए बुआ जी, एज हो, विथ हो, एंड नॉट हो। एंड नॉट, सिर्फ एंड नहीं, एंड नॉट। एज का अर्थ हो गया एज लॉन्ग एज गुड एज वेल एज। विथ का अर्थ हो गया लॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, और एंड नॉट। ठीक है, ये अगर रहेंगे, इनसे अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, इस प्लस में अगर ये तीनों वर्ड रहेंगे इस तरह से, तो जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके अनुसार होता है। तो ध्यान से देखा जाएगा, यहाँ पे एज वेल यहाँ पे है ना, ठीक है, यहाँ पे सॉरी एज वेल एज होना चाहिए, एज वेल एज द प्लेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, वो ये टाइपिंग एरर है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में शायद एज वेल एज होगा, तो यहाँ पे एज वेल है और आगे प्लेयर्स है, लेकिन जो वर्ब होगा ये किसके अनुसार होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार। याद रखा जाएगा, एज विथ या एंड नॉट। एज कहने का अर्थ हो गया एज वेल एज लॉन्ग एज गुड एज। विथ कहने का अर्थ हो गया टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, और एंड नॉट, सिर्फ एंड नहीं, एंड नॉट ये एक अलग वर्ड है। इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो वर्ब जो होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो वर्ब किसके अनुसार होगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ध्यान से देखा जाएगा, कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, तो वर होगा या वाज होगा। तो वाज किस में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर क्या हो जाएगा 1 बन गया, आराम से याद रखा जाएगा। चलिए बेहतर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुआ जी, चलिए दिख रहा है, चलिए ध्यान से देखा जाएगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। दिख रहा है, चलिए इडियम, अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत फेमस इडियम है, लोहे के चने चबाना हमारे तरीका में। तो जाहिर सा बात इसका आंसर सबको ध्यान में होगा, इसका आंसर हो जाएगा बुआ जी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बहुत इजी क्वेश्चन था, अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। जो काम का क्वेश्चन है उसमें डिस्कशन किया जाए ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एक्सोडस। अच्छा, एक्सोडस का अर्थ क्या होता है पहले समझिएगा। एक्सोडस का अर्थ होता है बुआ जी सामूहिक प्रस्थान, लिख लीजिएगा। अब ये तो हो गया कि वर्ड याद है, तो एक्सोडस का अर्थ हो गया सामूहिक प्रस्थान। ऐसे अगर याद नहीं रहेगा तो EX से जो वर्ड बनता है, EX से, इसका दो अर्थ होता है। पहला तो इसका अर्थ होगा एग्जिट या इसका अर्थ होगा एक्सेस, याद रखा जाएगा। EX से बने हुए वर्ड का दो अर्थ होगा, या तो एग्जिट या एक्सेस।
तो अब अगर इसका अर्थ एग्जिट होगा तो निकलना हो जाएगा, तो उसका एंटो क्या हो जाएगा? अराइवल। अराइवल यानी क्या होता है? आना। और इसका अर्थ अगर एक्सेस हो जाएगा तो ऐसा तो कोई वर्ड यहाँ दिया नहीं है, तो आप इससे भी एक ट्रिक था उसे बना सकते थे। इसका अर्थ होता है सामूहिक प्रस्थान, बहुत लोगों का एक साथ चले जाना। इसका एंटो क्या हो जाएगा? अराइवल। डिपार्चर इसका साइनो हो जाएगा, एग्जिट इसका साइनो हो जाएगा, और रिफंड तो होता है पैसे का वापस आना। आदमी के लिए तो रिफंड होता नहीं है, तो आदमी आएगा तो क्या कहा जाएगा? अराइवल कहा जाएगा। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा? टू यानी कि अराइवल। क्लियर है? वर्ड को याद कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत ट्रिक भी होता है तो हम लोग को थोड़ा सहायता मिल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, जो सही स्पेलिंग है जिसका वो चुनना है। एक्सेल का स्पेलिंग गलत है बुआ जी, एक्सेल का स्पेलिंग गलत है, होना चाहिए था EXHALE, एक्सेल। इनहेल होता है सांस को अंदर लेना, एक्सेल होता है सांस को बाहर निकालना। एक्सट्रैक्ट का स्पेलिंग गलत है लग रहा है, EXTRACT होता है, तो ये भी गलत है। एग्जिबिट EXHIBIT, ये सही है बउआ जी। एग्जॉस्ट EXHAUST होता है, HO लिखा है, गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जिबिट। एग्जिबिट का अर्थ क्या होता है? दिखाना, प्रस्तुत करना। प्रॉपर्टी को दिखाने को एग्जिबिट कहा जाता है, सामने लाना, प्रत्यक्ष लाना। और एक्सहेल होता है सांस को बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट होता है निकालना, और एग्जॉस्ट होता है थक जाना। तो क्लियर है, ये भी वर्ड ध्यान में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा एग्जिबिट, यानी कि तीसरा। आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा। चलिए आज का डिस्कशन थोड़ा आप लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लाइट के कारण ये 4-5 बार वीडियो मेरा ऑफ हो गया बीच बीच में। उसके बाद ऑलरेडी आदमी थक गया है, फिर भी डिस्कशन देना जरूरी है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे थका हुआ खुद भी महसूस करेंगे, लेकिन कोई नहीं, पढ़ा जाए, पढ़ाई होना चाहिए। और अगर इसको भी एंजॉय कर रहे हैं तो और क्या कहा जाए, बहुत बेहतर है। धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, चलिए। हाँ आ रहा है वीडियो में बउआ जी? चलिए, वेरी गुड, ध्यान से। अच्छा, इसमें हम लोग को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बउआ जी। चलिए ध्यान से। अ सॉन्ग संग एट द बड़ियल। बड़ियल समझते हैं, जहाँ पे लाश को गाड़ा जाता है। सोनेट, सोनेट कहा जाता है बउआ जी 14 लाइन की जो कविता होती है, इसको सोनेट कहा जाता है, याद रखा जाएगा। बैलेड, बैलेड होता है बउआ जी हीरोइक या रोमांटिक पोएम को बैलेड कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सब वर्ड। सोनेट हो गया 14 लाइन की, 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट कहा जाता है। बैलेड होता है हीरोइक या रोमांटिक पोएम को। हर एक रोमांटिक पोएम में कोई ना कोई हीरो हीरोइन होता ही है, बिना हीरो हीरोइन को रोमांस कैसा, उसी को हीरोइक भी कह सकते हैं। और इसको हम लोग पढ़ते हैं हेम। हेम होता है बउआ जी वर्शिप, मतलब किसी की पूजा अत्यंत ज्यादा। एक्सटॉल, एक्सटॉल का भी अर्थ होता है बहुत ज्यादा किसी का प्रशंसा करना, EXTOL, याद रखिएगा। तो बहुत ज्यादा जब किसी की प्रशंसा की जाती है कविता के द्वारा, उसको हेम कहा जाता है। अगर आपके पास है डिर्ज, ठीक है, इसको डिर्ज पढ़ते हैं। डिर्ज के साइनो होता है लेमेंट, आपको याद होगा लेमेंट, शोक भरी कविता। ठीक है, इसका एक और साइनो होता है ELEGY। ठीक है, तो एलेज, तो ये इसके साइनो होते हैं शोक भरी कविता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेरेज। ठीक है, डेरेज का अर्थ होता है शोक भरी कविता। ठीक है, लेमेंट इसका साइनो होता है, या फिर एल्ज इसका साइनो होता है, याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बउआ जी। कितने मिनट का वीडियो हो गया जी बुआ? ओह माय गॉड, ऑलरेडी 33 मिनट का वीडियो हो चुका है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा और थोड़ा बोरिंग भी हो गया, क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 ही है अभी, थोड़ा सा फास्ट करते हैं बउआ जी। फिर लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, उफ, लाइट आज परेशान कर। अभी समय बउआ जी हो रहा है 1:56। दोपहर का नहीं, रात कहिए या सुबह कहिए, रात ही कहिए, रात के 2 बजने वाले हैं और लाइट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है यार, परेशान कर दिया है। मैं 10:30 बजे से वीडियो बना रहा हूँ और बताइए परेशान कर दिया लाइट आज, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा अजीब तरह से हो गया। फिर भी देखिए, ठीक है, वीडियो तो देना ही है ना, एकदम समय पे देना है ना। चलिए, इन द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। जिसमें एरर है बउआ जी बन गया आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज, बन गया बउआ जी। जब ये 5 साल का था, भूतकाल है, तो कैन थोड़े होगा भूतकाल का बात करने के लिए, कुड होगा ना।
तो आई कैन स्विम काट के आई कुड स्विम कर देना होगा, तो सेक्शन 1 में एरर होगा। जब मैं 5 साल का था तो मैं बहुत तेज तैर सकता था, तो भूतकाल की क्षमता को दिखाने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं, ना कि कैन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज बुआ थोड़ा सा पढ़ाई को तेज कर देते हैं, अच्छा हो जाएगा। चलिए, दिख रहा है बुआ जी? वेरी गुड, फैंटास्टिक। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू टेक फ्रेंच लीव। देखिए फ्रेंच लीव का अर्थ क्या होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से। फ्रेंच पे मुझे 2-3 इडियम्स याद आ रहे हैं। जैसे फ्रेंच फ्राइज होता है, तो फ्रेंच फ्राइज होता है जो कि तुरंत पक जाता है, ठीक है, उसको एकदम एक तुरंत जो एकदम खौलता हुआ बॉइलिंग ऑयल होता है उसमें डालते हैं, तुरंत पक जाता है। फ्रेंच लीव का अर्थ होता है, मिड 18th सेंचुरी की बात है, फ्रांस का एक वहाँ उस समय नियम था कि खाने के टेबल पे से लोग होस्ट को बिना बताए उठ के चले जाते थे। अभी भी फ्रांस में ऐसा कई जगह होता है कि लोग होस्ट को बिना बताए उठ के चले जाते हैं। इसको कहा जाता है फ्रेंच लीव। उसी से वर्ड बना है, बिना कुछ बताए खिसक जाना, बिना कुछ बताए चले जाना, उसको फ्रेंच लीव कहा जाता है। तो फ्रेंच फ्राई जो तुरंत बन जाता है। और जब फ्रेंच की बात हो रही है और फ्रेंच किस का बात ना किया जाए तो फिर क्लास इंग्लिश का किस लिए, तो जान लिया जाए फ्रेंच किस क्या होता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बात है, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की बात है, जब ब्रिटिश अमेरिकन जो सर्विसमैन थे, ठीक है, वो लोग फ्रांस में पोस्टेड थे, तो वो लोग जब वापस अपने घर आते थे तो जो उनके पार्टनर्स होते थे, कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद आते थे और बड़ा खतरा भी चल रहा था वहाँ पे, तो वो लोग उनको बहुत तेजी से पकड़ते थे और वो लोग आपस में किस करते थे। तो एक अमेरिकन कल्चर या फिर ब्रिटिश कल्चर से में बन गया है बोलने का कि वो फ्रांस से रिटर्न हुआ है तो बहुत शार्प किस हुआ है, बहुत अच्छा वेलकम हुआ है। तो फ्रेंच किस बहुत जो इंटेंस किस होता है उसको फ्रेंच किस कहा जाता है। काफ़ी दिनों के अलगाव के बाद, या आजकल तो देख लीजिएगा तो समझ लीजिएगा। तो फ्रेंच लीव होता है बिना बताए, अचानक से। तो देखिए यहाँ पे क्या कहाँ लिखा गया, लीव नहीं, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ जी, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। याद रखिएगा, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच लीव और फ्रेंच किस बहुत इंपॉर्टेंट है। होता तो फ्रेंच डोर भी है, होता तो ठीक है फ्रेंच ब्रेड भी है, लेकिन उतना पढ़ाने का भी समय है नहीं। जब इडियम्स की क्लास लूँगा तो मैं इसे जरूर पढ़ाऊँगा, तब इसको आगे देखा जाएगा। पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, इडियम्स जब पढ़िएगा ना बुआ जी बहुत मज़ा आएगा, बहुत मन लगेगा और याद हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए इसको बनाने का आसान तरीका, ध्यान से देखिए बुआ जी, बड़ा इजी तरीका से बनेगा सेंटेंस अरेंजमेंट। तो लगातार वीडियोस में इसको दिख रहा है बुआ जी, हाँ कंसिस्टेंट मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे बुआ जी दे लिखा है, यहाँ पे बुआ जी लिखा हुआ है दे, और यहाँ बुआ जी लिखा है पीपल। तो श्योर है कि पीपल के बाद दे आया होगा, इसमें तो कोई दो इशू नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। पीपल के बाद दे आया होगा, तो श्योर है कि डी के बाद सी अथवा ए होना चाहिए, डी के बाद सी अथवा ए होना चाहिए, ध्यान से देखा जाएगा। बस यही देखिए, अब डी के बाद यहाँ ए तो है लेकिन सी डी के पहले है, तो इसको काट दिया जाए, ध्यान से देखा जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखा जाए डी लास्ट में कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पीपल है, पीपल के बाद तो प्रोनाउन आएगा ना दे। अच्छा यहाँ पे देखा जाए, मैंने माना किसको लिया है, डी को। अच्छा डी के बाद यहाँ बी है, ए है और सी है, मतलब डी के बाद सी भी है और डी के बाद ए भी है, मेरा दोनों काम सेटिस्फाइड है। अच्छा यहाँ डी के बाद सी तो है लेकिन हाँ डी के पहले बी है, यहाँ पे डी के बाद सी ए है, यहाँ डी के बाद बी सी ए तीनों है, यानी आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा, ध्यान से देखा जाएगा। अब बस देखा जाए यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है द जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज टू फाइंड फॉल्ट्स इन द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ये आपका बी में है। अब ध्यान से देखा जाए पीपल के बाद बी क्यों आएगा, बी में तो कोई प्रोनाउन नहीं है, तो श्योर है कि पीपल के बाद या तो ए आएगा या सी आएगा। तो यहाँ देखिए सी ए लास्ट में है और बी पहले हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4, एकदम कॉमन। देखिए कैसे बना, पीपल के बाद क्या चाहिए था उसका प्रोनाउन, तो उसका दोनों प्रोनाउन तो उसके बाद रहेगा, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 कट गया। अच्छा तीसरा क्यों कटा, क्योंकि पीपल के बाद यहाँ पे डी के बाद क्या दे दिया है बी, तो पीपल के बाद तो मुझे दे चाहिए था ना, बी में तो कोई भी दे नहीं लिखा हुआ है, तो वो कट गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 4, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ये तरीका कैसे बताया जा रहा है, कंफर्टेबल तरीका से समझ में आएगा, इसको ध्यान से अगर सुनेंगे तो। देखिए इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है ना बुआ जी कि ध्यान से सीखेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो काफ़ी तकलीफें आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बुआ जी, ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा सही है। ह्यूमिलिएशन में सिंगल एल होता है बुआ जी, कभी डबल एल नहीं होता है, तो ये गलत है।
सरकाज्म, SARCASM सही लग रहा है। रिटेलिएट, RETALIATE होता है, देखिए गलत है। और बुके, BOUQUETE तो होता नहीं है, TE होता है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी कि रिटेलिएट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएं बउआ जी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ऑलरेडी हम भी इस वीडियो को 15 बार शूट कर चुके हैं, तो ऑलरेडी थके हुए हैं। चलिए, और वीडियो वगैरह शेयर करो यार ऐसे, ठीक। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा नहीं लगे तो बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। चलिए, दिख रहा है? चलिए, वेरी गुड, फैंटास्टिक। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स, ये मीन्स है, द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, इसको सुन नहीं सकते हैं, आसान है। इनऑडिबल होता है, जिसको नहीं सुन सकते हैं वो क्या हो जाएगा? इनऑडिबल। इनफेलिएबल हो सकता है, जिसमें कोई कमजोरी नहीं हो, जो कभी फेल नहीं हो सकता है, जिसमें कोई भी कमजोरी नहीं हो। इरिवोकेबल होता है, जिसको दोबारा नहीं बोल सकते हैं। और ऑडिबल होता है, जिसको सुन सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनऑडिबल। आसान सा क्वेश्चन है, सबका सही हो गया होगा। ये सब क्वेश्चन तो मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। चलिए, गजब कहानी है जी बउआ। चलिए, दिख रहा है बउआ जी? चलिए, थोड़ा सा इसको साइड करना पड़ेगा, वीडियो में नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सेलेक्ट देन इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए, नरेशन बनाना भी बहुत आसान है। इसमें क्या देखना है, ध्यान से देखिए, पढ़ के तो बना ही सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बतलाया था, ये देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क है बउआ जी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज। माय गॉड। चलिए, पढ़ाई को शुरू किया जाए। बाप रे, वीडियो तो बहुत भारी पड़ रहा है आज, पता नहीं क्यों। देखिए, यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो इफ या वेदर लगाना है। देखिए, इसमें इफ है, इसमें तो इफ है नहीं, तो इसको पहले काट दीजिए। इसमें इफ है, इसमें इफ है, ठीक है। आप सीधे तौर पे देखा जाए ध्यान से, यहाँ पे पास्ट है, तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो ये कैन कुड में बदल जाएगा ना। तो यहाँ पे इफ ही कैन था, कट गया, कुड था, ये हो सकता है कैन था, कट गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 3। इतना ही से बन गया। इफ है और साथ में कुड है, सोचना ही नहीं है आगे। चलिए, नरेशन और वॉइस पे कमांड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी, बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये। वोल्टेज पागल कर देगा आदमी को। या तो लाइट कट जाए या लाइट ठीक से रहे। ये जो फ्लक्चुएट करता है ना, कुछ भी काम नहीं करने दे रहा, बहुत अनस्टेबल वोल्टेज है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज। अच्छा, ग्लास टेबल को केयरफुली हैंडल करेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ये क्या है? बहुत ज़्यादा कमजोर है। कमजोर के लिए क्या हो जाएगा? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है वो जी? भंगूर कहते हैं इसको, कमजोर कहते हैं। आप लोग भंगूर सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, मैं कमजोर लिख देता हूँ। फ्रूगल, फ्रूगल का वो अर्थ होता है कंजूस, याद रख लीजिएगा, कंजूस। कंजूस नहीं कहते इसको, कंजूस भी कह सकते हैं या फिर इकोनॉमिकल भी कह सकते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करे, काम का पैसा खर्च करे। थ्रिफ्टी इसका साइन होता है, इकोनॉमिकल कह सकते हैं। डक्टाइल तो होता है तन्यता, किसी मेटल को पीट के तार बनाते हैं उसको डक्टाइल कहा जाता है। और वोलाटाइल होता है जब सॉलिड अपने आप को गैसियस फॉर्म में बदल लेता है, इस घटना को वोलाटाइल कहता है। जैसे कपूर, कपूर क्या होता है? उड़ जाता है, गैस बन जाता है, उसको वोलाटाइल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, इसको डिलीट कर दें। अगले क्वेश्चन को देखा जाए ध्यान से। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका एंटो चाहिए बुआ जी, ध्यान से पढ़ के। आपके पास क्विसेंट। एक ट्रिक देता हूं, दुनिया के जिस वर्ड में क्यू यू वाई लग गया ना, मैक्सिमम वर्ड का अर्थ होता है शांत। जैसे क्वाइट, वर्ड होता है क्वाइस, ठीक है। वर्ड होता है आपके पास ट्रैंक्विल। देखिए, क्यू यू आई है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शांत हो जाता है, एकदम हमेशा ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो क्विसेंट का अर्थ हो जाएगा शांत, तो शांत का हम लोग का एंटोनिम चाहिए। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाना चाहिए? इसका एंटोनिम हो जाना चाहिए बुआ जी एक्टिव। इनडिफरेंट होता है बिल्कुल अलग थलग अकेला, डिजेक्टेड होता है उदास, पीसफुल होता है शांत, तो एक्टिव हो जाएगा। शांत को उल्टा क्या हो जाएगा? एक्टिव। इसका आंसर क्या लगा लीजिएगा? 4 लगा लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। माय गॉड, 25।
हाँ, सांस में सांस आया। सेलेक्ट द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका साइनो हम लोग को चुनना है बउआ सेंटिलेटिंग। सेंटिलेटिंग का अर्थ होता है बउआ जी चमक से भरा हुआ, या फिर क्लेवर भी होता है, चालाक भी होता है, वाइज भी होता है। कैसे वर्ड को याद रखिएगा? याद रखिएगा साइंटिस्ट क्या होता है, बहुत ही चालाक होते हैं, उनके दिमाग में हमेशा चमक दमक वाला स्पार्कलिंग आइडिया आते रहता है, दिमाग में स्पार्क्स होते हैं। तो स्पार्क्स का साइनो क्या हो जाएगा? देखिए ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग क्या होता है? चमकना। फ्लैटरिंग तो होता है चापलूसी, बोरिंग होता है बोर करना, स्टिंगिंग होता है, स्टिंग का अर्थ होता है दंश, तो जो आपको दर्द दे, दुख दे, उसको स्टिंगिंग कहते हैं, दर्द देने वाला, दुख देने वाला। इसका आंसर क्या हो जाए? ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग क्या होता है? चमकने वाला, चकाचौंध होता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा सा आज का वीडियो आप लोग को परेशान करेगा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। मैं भी बहुत परेशान हूँ, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, वोल्टेज के कारण 8 9 10 टेक लग चुका है। आप देख रहे हैं लाइटिंग भी उतना सही नहीं है आज। अगले वीडियो से कोशिश करूंगा कि चीज़ें सही हो जाए, इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।